हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 10वें चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को वन शॉट वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। आज का हमारा चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। आज हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से निपटाने वाले हैं और ये बच्चों है वन शॉट वीडियो, इसलिए इसमें अपन केवल उन्हीं टॉपिक को देखेंगे जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि ये जो चैप्टर है आपका जो लाइट है प्रकाशिकी, उसी चैप्टर का ही अंश है। इसमें लाइट को वेव यानी तरंगों की तरह प्रयोग किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं तरंगाग्र क्या है। तरंगाग्र क्या है ध्यान से समझना और साथ ही साथ छापते चलना। अब ये मत सोचना कि बच्चों बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो हम नहीं देखेंगे, नहीं बच्चों, आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। एक बार यूं ही लिखते चलेंगे तो चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। बाकी आपको जरूरत नहीं होगी, आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तब भी सारी चीजें एकदम माइंड में स्टोर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें की जो परिभाषाएं हैं ना वो जरूर पूछी जाती हैं और हर एक परिभाषा को अपन आज एक अलग तरीके से लिखेंगे। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जैसे बच्चों आपका पहला प्रश्न है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं। फिर पूछ सकता है कि तरंगाग्र मतलब प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, जब अगर पूछ ले कि तरंगाग्र किसे कहते हैं तो वो आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए बच्चों कि प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है या तरंगाग्र को कितने भागों में बांटा गया है, देन ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम समझेंगे तरंगाग्र किसे कहते हैं। आपने बहुत सारी परिभाषाएं देखी होंगी, लेकिन आज एकदम अलग दिखेगा, आपको बिल्कुल अलग दिखेगा बच्चों। जैसे देखिए, तरंग मतलब तरंगों के आगे की ज्यामिति आकृति को तरंगाग्र कहते हैं, है ना, एकदम आसान। देखिए तरंगों की आकृति, जैसे कह रहा है बच्चों कोई भी वेव है, कोई भी तरंग है, ठीक। अब ये तरंगे जब भी आगे बढ़ेंगी, ठीक, ये तरंगे जब आगे कहीं जा रही हैं और आगे इनका जो भी ज्यामिति, इनका शेप हो, आकार हो, कुछ भी हो बच्चों, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। तरंग मतलब तरंग होता है। देखिए तरंग गाग्र जुड़ा है तो तरंग आग्र, आग्र का मतलब आगे। तो तरंगों के आगे जब तरंगे चलेंगी और ये तरंगे जब आगे फैलती चली जाएंगे बच्चों, तो तरंगों के आगे की जो ज्यामिति संरचना होगी या ज्यामिति इसकी जो इसका जो भी आकार होगा उसी को कहते हैं तरंगाग्र। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल है बच्चों, ज्यादा आपको माइंड पर जोर नहीं देना है, एकदम सिंपल तरीके से लिखना है कि तरंगों के आगे की ज्यामिति आकृति को मतलब जो भी आकृति बन जाए वही क्या है, तरंगाग्र है। अब भाई आकृति कुछ भी हो सकता है समतल बन जाए, हो सकता है बेलनाकार बन जाए, हो सकता है गोलाकार बन जाए, आयताकार बन जाए, तो कुछ भी बने। बस ये जानिए कि तरंगों के आगे की ज्यामिति आकृति को ही क्या कहते हैं, अपन तरंगाग्र कहते हैं। अब देखिए तरंगाग्र बच्चों 3 प्रकार का होता है। तरंगाग्र के 3 प्रकार होते हैं। पहला है गोलीय तरंगाग्र। अब देखिए गोलीय तरंगाग्र किसे कहते हैं, ध्यान से समझना, रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, चीजें एकदम माइंड में स्टोर हो जाएंगी। नाम ही है गोलीय तरंगाग्र। तो गोलीय तरंगाग्र होता क्या है, तो यदि प्रकाश स्रोत गोलाकार हो, जो प्रकाश स्रोत हो यानी जहां से प्रकाश निकल रहा हो बच्चों वो कैसा हो, गोलाकार हो, ठीक है, यानी जो प्रकाश स्रोत वो एक बिंदु के रूप में हो या गोलाकार हो, तो उससे निकलने वाली तरंगों की जो ज्यामिति आकृति होगी वो भी गोलाकार होती है और इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, गोलीय तरंगाग्र। जैसे यहां पर देख लीजिए, एक गोलाकार है मतलब एक बिंदु है, ठीक, एक बिंदु है और ये बिंदु मान लेते हैं इसका गोलाकार है और इसके चारों तरफ अगर हम बात करें एक गोला खींच दें, ठीक, इसके चारों तरफ एक हम गोला खींच देते हैं। अब यहां से बच्चों ध्यान देना, जो भी तरंगे निकलेंगे, ठीक, अगर वो एक गोले का निर्माण करें,
एक क्या है, गोलाकार हो। जो भी तरंगे निकलती हैं अगर बच्चों वो गोलाकार आकृति बनाए, देन इस तरंगाग्र को क्या बोलते हैं, इस तरंगाग्र को कहते हैं गोलीय तरंगाग्र। समझ में आया इतना? बहुत ही आसान है। हमने ये बताया बच्चों कि जब प्रकाश स्रोत गोलाकार हो या एक बिंदु के रूप में हो तो इनसे निकलने वाली तरंगों की जो ज्यामितीय आकृति होगी, मतलब ये इनका आकार जो होगा एक क्या होता है, एक गोलाकार होता है। ठीक है, गोलाकार होता है, इसे ही बोलते हैं गोलीय तरंगाग्र। बस इतनी सी बात है। तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम अगला देख लेते हैं कि नेक्स्ट तरंगाग्र क्या है। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम देखते हैं आगे, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है बच्चों बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र होता क्या है, ध्यान से देखिए, पहले डेफिनेशन देख लीजिए। नाम ही है भाई बेलनाकार तरंगाग्र। तो अब की बार क्या होगा बच्चों कि यदि प्रकाश स्रोत रेखीय यानी एक स्लिट के रूप में हो, ठीक है, रेखीय या फिर स्लिट के रूप में हो, तो स्रोत से निकलने वाली जो तरंगे होती हैं उनकी जो ज्यामितीय आकृति होगी वो कैसी होगी बच्चों, बेलनाकार होती है। तो इसे क्या कहते हैं, बेलनाकार। बोलना हो गया है भाई, बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। जैसे मतलब एक बेलन के रूप में हो बच्चों, जैसे ठीक इस तरह से, ठीक ऐसे, इस तरह से शेप, एक मिनट, ऐसे, ठीक, बेलनाकार हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम ध्यान देंगे बच्चों तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक, यहां पर जो तरंगाग्र होता है, ये जो तरंगाग्र बनता है बच्चों, ये कैसा हो जाता है फिर, बेलनाकार। ठीक, क्योंकि इसमें प्रकाश स्रोत जो है वो क्या है, एक स्लिट के रूप में है। ठीक, एक स्लिट के रूप में है। तो ऐसे सिचुएशन में जो तरंगाग्र बनेगा बच्चों वो कैसा तरंगाग्र हो जाएगा, बेलनाकार तरंगाग्र हो जाएगा। ठीक, तो ये बेलनाकार तरंगाग्र हो जाता है। कैसा तरंगाग्र है बच्चों, तो ये है आपका बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक, बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक, बेलनाकार तरंगाग्र। बात समझ में आया? गोलीय तरंगाग्र में हमने क्या बताया, जब प्रकाश स्रोत एक बिंदु के रूप में हो या फिर गोलाकार होता है तो उससे निकलने वाली जो तरंगे होती हैं, तो तरंगों के ज्यामितीय आकृति, यानी उन तरंगों से जो ज्यामितीय आकृति बनती है या जो आकार बनता है, जो शेप बनता है बच्चों, उसे गोलाकार कहते हैं। यहां पर है बेलनाकार। तो इसमें क्या है कि यदि प्रकाश स्रोत रेखीय हो, एक स्लिट के रूप में हो, ठीक है, अगर इसको हम अलग अलग पार्ट करें तो मतलब ऐसे, ठीक, यूं समझिए, एक ऐसे स्लिट के रूप में हो, ठीक, ऐसे, मतलब एक ऐसे स्लिट के रूप में हो, इतना याद रखिए बस, ऐसे। तो स्लिट के रूप में हो, देन उसके इसमें फिर क्या होगा बच्चों, तो जो बिंदु स्रोत से या प्रकाश स्रोत से जो भी तरंगे निकलती हैं तो वो तरंगे एक बेलनाकार शेप या आकार बना देती हैं। तो इसे बोलते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए अब तीसरा है बच्चों समतल तरंगाग्र। तो भाई समतल तरंगाग्र किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। समतल तरंगाग्र है क्या, देखिए बच्चों, अब देखिए, स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ जो तरंगाग्र की त्रिज्या है बढ़ जाती है या वक्रता घट जाती है, तो ऐसी स्थिति में बनने वाले तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। मतलब भाई कोई भी प्रकाश स्रोत हो, ठीक, जैसे ही प्रकाश स्रोत से, यानी जैसे ये प्रकाश स्रोत है आपका, अब यहां से भाई हमें पता है कि ये प्रकाश स्रोत निकल रहे हैं, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाएंगी, जब ऐसे आगे बढ़ती चली जाएंगी बच्चों, तो एक सिचुएशन, मतलब एक स्थिति ऐसी पैदा होगी कि ये एकदम से ऐसे सीधी सीधी हो जाएंगी। ठीक, ये ऐसे से बढ़ते बढ़ते एकदम सीधी सीधी हो जाएंगी, तब वो कौन सा तरंगाग्र बन जाएगा, समतल तरंगाग्र। तो बस यही बोल रहा है कि भाई स्रोत से दूरी, ये प्रकाश स्रोत है, स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ तरंगाग्र की त्रिज्या, भाई तरंग मान लेते हैं यहां पहले, सबसे पहले ये गोली बना हुआ है, फिर दूरी बढ़ते 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 यहां एकदम समतल हो गया है। ठीक,
तो ये क्या हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो यहां पर तरंगाग्र बन रहा है बच्चों, उसी को अपन क्या नाम दे देते हैं, समतल तरंगाग्र। ठीक है, समतल तरंगाग्र हो जाता है। ठीक, एक मिनट भाई, मक्खी कभी कभार तो एकदम समझिए दिमाग का दही बना देती है, पता नहीं कहां से घुस आती है स्टूडियो में और हमको पागल करके रख देती है। लगे रहते हैं उसी में, उसको ढूंढो, हटाओ, स्क्रीन पर बैठ जाती है, काम ही नहीं करती स्क्रीन। चलिए ठीक, देखिए अब इसके लिए बच्चों यहां से हम बना देते हैं, जैसे ध्यान से समझना, समतल तरंगाग्र के लिए जैसे इसमें कोई स्लेट बना लेते हैं हम। ये हो गया एक। ठीक, अब उसके बाद एक और बना लेते हैं, एक ये बन गया। ठीक, और एक यहां से बना लेते हैं, एक ये बन गया। ठीक, अब देखिए हमने इसको दर्शा दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई हम किरणों को इसमें से गुजारते हैं। ठीक, इसमें से क्या करते हैं, हम किरणों को गुजार रहे हैं। एक मिनट भाई, ये ऐसे निकल रही है। ठीक, उसके बाद फिर से उसे हमने क्या किया, निकाला, यहां से ऐसे फिर से निकाला और ये चीज ऐसे इस तरह से। तो यहां पर बच्चों जो तरंगाग्र बन रहा है उसी को अपन नाम दे देते हैं, क्या चीज, समतल तरंगाग्र। इसमें आप देखिएगा, इसमें थोड़ा ये फिगर भाई किरणें इधर उधर हो गई हैं, उतना मैनेज कर लेना। तो ये जो इस सिचुएशन है ये किसकी है बच्चों, तो ये है समतल तरंगाग्र की। ठीक, ये समतल तरंगाग्र की ठीक स्थिति, यानी ये जो तरंगाग्र ऐसी सिचुएशन में बन रहा है इसका नाम हो जाएगा समतल तरंगाग्र। क्या होता है बच्चों, समतल तरंगाग्र। ठीक है, समतल तरंगाग्र याद रखना। तो इस तरंगाग्र को क्या बोलेंगे अपन, समतल तरंगाग्र। तो वो तरंगाग्र क्या होता है और तरंगाग्र के कितने प्रकार होते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, तरंगाग्र हमने क्या बताया, तरंगों के आगे की ज्यामितीय संरचना को, ठीक, या ज्यामितीय आकार को या आकृति को क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। एकदम सिंपल वाली परिभाषा, बाकी और बहुत सारी परिभाषाएं हैं बुक्स में तो बहुत लंबी लंबी हैं। फिर हमने बताया कि जो आकार के आधार पर तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। और सभी तरंगाग्र को हमने अच्छी तरह से देख लिया है। तो चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों हो गया, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्यतिकरण क्या है। ये तो भाई अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यतिकरण, अब देखिए बच्चों इससे रिलेटेड आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन क्या क्या बनाता है, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। अगर पूछेगा कि व्यतिकरण किसे कहते हैं तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अगर पूछ लेता है कि व्यतिकरण किसे कहते हैं और व्यतिकरण के प्रकार को लिखिए तो भाई 2 नंबर का बन जाता है। अगर पूछ लेगा बच्चों तो व्यतिकरण किसे कहते हैं और व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें या फिर प्रकार मिला देगा तो 3 नंबर। 3 नंबर तो श्योर है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। तो भाई इसको अलग भी पूछ सकता है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ठीक, चलिए देखते हैं व्यतिकरण क्या है। यह बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपके माइंड में सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी। ठीक, चलिए व्यतिकरण, व्यतिकरण होता क्या है, ध्यान से समझिए। पहले परिभाषा देखिए बच्चों कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की, ठीक, जो 2 से मतलब 2 हो या 2 से अधिक हो और समान आवृत्ति वाली जो प्रकाश तरंगे हैं बच्चों, एक ही दिशा में संचरित होते हुए, मतलब एक ही दिशा में गति करते हुए, एक ही दिशा में चलते हुए अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित का मतलब ओवरलैपिंग करना, एक दूसरे से मिलना। ठीक, अध्यारोपित होती हैं तो इस घटना को बच्चों हम व्यतिकरण कहते हैं। जैसे भी मान लेते हैं कि इसी दिशा में 2 तरंगे, ये एक ऐसे चल रही है और एक ऐसे चल रही है भाई, तो ये क्या हो गई, दोनों मिल गई, तो ये घटना है व्यतिकरण। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है बच्चों कि जब 2 या 2 से अधिक
तरंगे, और दोनों तरंगे समान आवृत्ति की होनी चाहिए, दोनों तरंगों की जो आवृत्ति है वो समान होनी चाहिए, और ये एक ही दिशा में एक साथ चलती हैं, तो इनके अध्यारोपण से यानी इनके मिलने से, ठीक, इनके ये जब मिल जाती हैं बच्चों, तो यही घटना जो होती है वो क्या हो जाती है, उसे कहते हैं व्यतिकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? व्यतिकरण। अब देखिए, व्यतिकरण जब होता है तो दो स्थितियां पैदा होती हैं, और वही दो स्थितियां जो होती हैं बच्चों वो इनके प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया परिभाषा कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में संचरित होते हुए, या फिर हम लिखेंगे चलते हुए, या फिर गति करते हुए, कुछ भी लिखिए, अध्यारोपित होती है बच्चों, तो इस घटना को कहते हैं व्यतिकरण। अब व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, ध्यान से समझिए, बहुत ही मजेदार टॉपिक है बच्चों। पहला है संपोषी व्यतिकरण। क्या है बच्चों? संपोषी व्यतिकरण। अब संपोषी व्यतिकरण क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा। वैसे परिभाषाएं बहुत सारी हैं, लेकिन एकदम सिंपल वाली समझाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार होती है कि श्रृंग श्रृंग से तथा गर्त गर्त से मिले, तो इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा, और बहुत सारी परिभाषाएं होती है, उसमें होता है कि जब दो या दो से अधिक तरंगे, ठीक, क्या है, एक साथ मतलब एक साथ एक ही दिशा में चलती है, तो उनके अध्यारोपण से जिस बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम हो जाती है उसे बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। लेकिन हम यहां पर यह बता रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे क्या होती है बच्चों, मतलब इस प्रकार से व्यतिकरण की घटना करती हैं, या इस प्रकार से व्यतिकरण करती हैं कि श्रृंग श्रृंग से मिल जाए और गर्त गर्त से। अब श्रृंग गर्त है क्या, चलिए उसको थोड़ा सीखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, इसका फिगर बच्चों हम ऊपर बना देते हैं, ठीक, यहां पर ज्यादा बेहतर होगा, समझने में आसानी भी होगी। यहां पर बना देते हैं इस वाले का फिगर, ठीक है। चलिए, ये समय के साथ इधर तरंगे चलेंगी। इसमें क्या करते हैं, जैसे हम एक तरंग ले लेते हैं, एक तरंग बच्चों हम ये ले लेते हैं, ठीक, एक तरंग हम ये ले लिए। अब इसमें ध्यान से देखिए, एक तरंग और ले लेते हैं। चलिए, हमने इसमें क्या किया, एक तरंग, ठीक, ये ले लिया, और उसके बाद एक तरंग और ले लिया भाई। चलिए, हम एक और तरंग ले लेते हैं, इसमें एक और तरंग इसमें ले लेते हैं, और वो ये है। अब इसमें ध्यान से थोड़ा देखिएगा बच्चों, इसमें है क्या, आपको ये जो ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ये जो ऊपर है भाई, यहां से यहां तक की अगर हम बात करें, ये जितनी हाइट है इसी को बोलते हैं आयाम, इससे एक से दर्शाते हैं, ठीक। और ये ऊपर की स्ट्रक्चर को, इसी ये जो बन रहा है ऊपर, इसी को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, श्रृंग। क्या बोलते हैं बच्चों, श्रृंग। और ये जो नीचे बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, तो गर्त बोलते हैं, ठीक। आपने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ा होगा बच्चों, ठीक। जो ऊपर ये चीज बन रहा है श्रृंग होता है, और नीचे जो बनता है उसको गर्त, ये होता है श्रृंग और गर्त, ठीक। लेकिन हमने परिभाषा में क्या बताया है कि भाई ये संपोषी व्यतिकरण क्या है, तो संपोषी व्यतिकरण में हमने ये बताया बच्चों, ध्यान देना इधर, समय के साथ भाई, एक समय के साथ ही तरंगे आगे बढ़ रही हैं, ये बिंदु ओ से है, समझिए इसको। परिभाषा पहले हमने ये बताया कि जब दो या दो से अधिक तरंगे, इसमें हमने तीन तरंग ले लिया है, दो या दो से अधिक तरंगे, ठीक, और तीनों तरंगों की जो आवृत्ति है वो क्या है बच्चों, समान है। समान आवृत्ति की तरंगे जब आगे बढ़ती हैं, ठीक, यानी जब ये मतलब ओवरलैपिंग करती हैं या अध्यारोपित होती हैं, और इसमें श्रृंग श्रृंग के साथ मिल जाए। अब आप देख रहे होंगे भाई, इसमें ये भी ऊपर गया है तो ऊपर वाले को श्रृंग बोलते हैं, ये चीज भी ऊपर से, ये चीज भी ऊपर, तो ये सब श्रृंग श्रृंग से ही मिल रही हैं, है ना, श्रृंग श्रृंग से ही मिल रही हैं। तो इस घटना को क्या कहेंगे बच्चों, इससे यानी जो भी घटना होगी वो कहलाएगी संपोषी। भाई संतोषी कहां से आ गया, क्या लिख दिए भाई, 1 मिनट बच्चों, कहां से मिसप्रिंट हो गया,
समपोषी व्यतिकरण। ठीक है, समझ में आ गया ना परिभाषा? कुछ नहीं रटना रसगुल्लों, बस दिमाग में इतना रखना कि हमने बताया जब दो या दो से अधिक तरंगे, आपको तीन तरंगे इसमें दिख रही हैं, दो या दो से अधिक तरंगे और तीनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए। भाई चाहे दो हो चाहे तीन हो, कितनी भी हो, सबकी तरंगे मतलब आवृत्तियां समान होनी चाहिए। तो वही कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक, ठीक, जब दो या दो से अधिक समान तरंगों मतलब समान आवृत्ति वाली तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार हो कि श्रृंग श्रृंग के साथ ही मिले और गर्त गर्त के साथ मिले। अब देखिए इसमें श्रृंग श्रृंग के साथ मिल रहा है और भाई गर्त वाला गर्त के साथ मिल रहा है ना, क्योंकि इस तरंग का भी श्रृंग, इस वाले तरंग का भी श्रृंग और इस वाले तरंग, तीनों आपस में मिल रहे हैं। ठीक, तो यहां से श्रृंग श्रृंग से मिल रहा है और गर्त गर्त से मिल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे समपोषी व्यतिकरण। अब तो समझ में आ गया होगा, बाकी नहीं भी आया है बच्चों, एक बार दो बार इस वीडियो को फिर से देखेंगे, चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब आते हैं बच्चों, हम देखते हैं आपके विनाशी व्यतिकरण को। ठीक, समपोषी व्यतिकरण तो हो गया भाई। अब देख लेते हैं बच्चों विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं। देखिए अब विनाशी व्यतिकरण में क्या है भाई, उसी का अपोजिट, कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार हो कि श्रृंग गर्त से मिले, तो इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जैसे अब की बार समझना बच्चों, अब की बार इसको अच्छे से समझिए। चलिए अब इसमें देखिए, मान लेते हैं कि भाई एक तरंग ये जा रही है, ठीक, एक तरंग यहां से ऐसे होते हुए निकल रही है। ठीक है, ये कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना, इतना फिगर बनाने में हो जाता है। और उसके बाद एक तरंग यहां से निकल रही है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है बच्चों, भाई ऊपर जो होता है उसको अपन बोलते क्या है, उसको बोलते हैं श्रृंग, और नीचे जो होता है गर्त। अरे हमने बताया इसको यहां से ये भाई जो जितना दूरी तक ये तरंगे ऊपर उठ रहे हैं इसी को आयाम कहते हैं। ठीक, और उसके बाद हमने बताया कि दोनों की आवृत्तियां यहां से यही आवृत्ति समान हो, और ये समय के साथ क्या हो रही हैं, आगे की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक, अब इसमें देखिए स्ट्रक्चर क्या है, पिछले से बिल्कुल अलग है। इसमें ऊपर एक तरंग जा रही है जो पीली लाइन को दर्शा रही है, और एक ये पिंक वाली जो गुलाबी है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस वाले का श्रृंग इस वाले के गर्त के साथ, ये श्रृंग गर्त श्रृंग और गर्त। ठीक है, अब की बार दोनों तरंगों में इस प्रकार से इनका मिलना हो रहा है कि श्रृंग गर्त के साथ मिल रहा है। तो यही चीज तो हम बता रहे हैं बच्चों कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार हो कि श्रृंग गर्त से मिले, ठीक, तो इस घटना को बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। और इसमें होता क्या है कि भाई इसमें विनाशी व्यतिकरण में जो परिणामी तरंग की तीव्रता होती है, ठीक, परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है। ठीक, न्यूनतम होती है। इसकी परिभाषा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान समझना। मान लेते हैं इसको भी नहीं लिखना तो एक और परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे जब क्या करते हैं भाई, एक ही दिशा में चलते हुए अध्यारोपित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से जिस बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है उसी को बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। या फिर हमने जो बताया एकदम सिंपल वाली परिभाषा कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार हो कि श्रृंग गर्त से मिल जाए, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। बस सीधी सी बात है, कोई भी ज्यादा भाई यहां पर इधर उधर की बातें नहीं करना। चलिए अब इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो आपका ये है व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। ये तो भाई सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, इसकी बात करें बच्चों, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रकार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपका है व्यतिकरण के लिए आवश्यक
शर्तें। तो भाई व्यतिकरण के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि व्यतिकरण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए बच्चों देखते हैं सबसे पहले कि प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, पहला पॉइंट। अब देखिए कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं वो भी जान लीजिए, कभी कभार परिभाषा पूछता है, गौर से सुनिएगा बच्चों। कला संबद्ध स्रोत, ठीक है, ये जो आपका स्रोत कला संबंध की बात कहा है, तो कला संबद्ध स्रोत होता क्या है, तो ऐसा प्रकाश स्रोत, ठीक है, जिनसे चलने वाली प्रकाश की तरंगों के बीच कलांतर स्थिर हो, उसे कहते हैं कला संबद्ध स्रोत। हमने क्या बताया रसगुल्लों कि ऐसा प्रकाश स्रोत जिनसे चलने वाली तरंगों के बीच कलांतर स्थिर हो, उसे कहते हैं कला संबद्ध स्रोत। तो वही कह रहा है कि प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए, यानी तरंगों के बीच कलांतर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। दूसरा है बच्चों की दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए, भाई इसके बारे में भी बात किया, आवृत्तियां और तरंग दैर्ध्य बराबर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर, यानी बराबर नहीं भी है तो लगभग में बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट है भाई, तभी व्यतिकरण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगला है बच्चों कि दोनों स्रोतों के बीच दूरी बहुत कम होनी चाहिए, ठीक, यानी दोनों स्रोत प्रकाश स्रोतों के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो बहुत ही कम होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, पतले होने चाहिए, नैरो होने चाहिए, तभी जाकर के व्यतिकरण की घटना होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए। ये कुछ मतलब शर्तें हैं किसके लिए बच्चों, व्यतिकरण के लिए। अगर इन शर्तों को पूरा करती हैं तरंगे, ठीक, तभी वो जाकर के व्यतिकरण की घटना को बना सकती हैं, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, चलिए हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू हैव टू रिमेंबर। इसको भी रसगुल्लों अपने आप को भी अच्छे से मनाना पड़ेगा कि है मेरे दिल मान जा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, या फिर विवर्तन कितने प्रकार का होता है, और विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। इसमें भी 3 क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं। अगर विवर्तन अकेले पूछेगा तो 1 नंबर में, अगर पूछ लिया जाए भाई विवर्तन कितने प्रकार का होता है तो 2 नंबर का टॉपिक बन गया। विवर्तन कितने प्रकार का होता है या फिर विवर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें सब मिला दे तब ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाता है। और पूछेगा भाई, श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों, क्योंकि टॉपिक ही इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये सब। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि विवर्तन किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसको भी भाई अपन बहुत ही सिंपल तरीके से लिखे हैं ताकि सारे प्यारे रसगुल्लों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बच्चों विवर्तन है क्या है, जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो उस स्लिट अथवा अवरोध के द्वारा किनार मतलब अवरोध के किनारों पर क्या होती है, आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं, ठीक है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक। इसमें इतना ध्यान देना है कि भाई प्रकाश का विवर्तन क्या है कि जब प्रकाश चल रहा होता है और रास्ते में कोई अवरोध, कोई बाधा आ जाए, कोई छिद्र हो जाए, ठीक, वही कह रहा है कि जब प्रकाश किरण किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो उस अवरोध के किनारों पर ये आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं बच्चों, और इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से फिगर के माध्यम से। जैसे मान लेते हैं कि कोई रेखा छिद्र है, ठीक, ये कोई रेखा छिद्र है और इधर से कोई एक प्रकाश स्रोत मान लेते हैं डाला जा रहा है, ठीक। एक यहां से बच्चों हम मान लेते हैं कि कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक, प्रकाश स्रोत ये है आपका। अब उसके बाद जब ये छिद्र से गुजरेगा तो भाई ये इस तरह से, ठीक, इस तरह से
ऐसे ऐसे, और इधर मान लेते हैं कि कोई क्या है, पर्दा है। ठीक, पर्दा ना हटाओ, पर्दे में रहने दो। अगर पर्दा फाश हो गया क्या होगा भगवान जाने, है ना ये चीज। अब बच्चों ये जो है भाई, ये है क्या, इतना जो है इसको बोलते हैं ये कोई छिद्र है। ठीक, कोई छिद्र है। तो हमने क्या कहा, मतलब क्या कहा बच्चों, हमने इसमें क्या बोला, यही तो कहा कि जब प्रकाश किरणें, भाई ये कोई स्रोत है, कोई क्या है, स्रोत है, प्रकाश स्रोत। जब कोई मतलब प्रकाश स्रोत या सॉरी प्रकाश स्रोत नहीं, जब किसी प्रकाश स्रोत से किरणें, ठीक, ये किरणें चल रही हैं, मान लेते हैं ये कोई रेखा छिद्र है या कोई अवरोध है, इससे जब गुजरती हैं तो इस छिद्र के किनारों पर ये आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। ठीक, इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, इसी घटना को बच्चों हम बोल देते हैं अभिवर्तन। ठीक है ना, विवर्तन। तो सीधी सी बात, तो भाई मतलब किसी छिद्र के किनारों पर प्रकाश का मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। क्या बताया बच्चों कि किसी छिद्र या अवरोध के किनारों पर प्रकाश का मुड़ जाना कहलाता है विवर्तन। बात समझ में आई? चलिए अब देख लेते हैं बच्चों कि विवर्तन कितने प्रकार का होता है। तो भाई विवर्तन होता है दो प्रकार का। विवर्तन कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का। एक होता है फ्रेनल विवर्तन, ठीक, एक होता है फ्रेनल, एक फ्रॉनहोफर विवर्तन होता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्रेनल विवर्तन किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल ये भी है, ठीक, दोनों की दोनों टाइप बहुत ही आसान है। जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी असीमित मतलब सीमित हो तो इस स्थिति में विवर्तन फ्रेनल विवर्तन कहलाता है। भाई ये जैसे हमने ये प्रकाश स्रोत, एक प्रकाश स्रोत बना लिया है बच्चों, ठीक, यहां से जिसमें प्रकाश निकल रहा है, ये प्रकाश स्रोत है। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी, ठीक, पर्दे के बीच की दूरी का क्या हो बच्चों? कम हो, तो ऐसी सिचुएशन में जब विवर्तन की घटना होती है तो उसे अपन बोल देते हैं फ्रेनल विवर्तन। है ना आसान? फ्रेनल विवर्तन क्या है? जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी सीमित हो। ठीक, सीमित का मतलब भाई उसका कोई रेंज होना चाहिए, ठीक है, इतना भी फिर नहीं। देखिए मक्खी बैठ जाती है तो टच भी काम नहीं करता, परेशान हो जाते हैं। चलिए तो सबसे पहले इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप को। हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या है। ठीक, फ्रेनल विवर्तन तो समझ में आ गया। अब फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या है? भाई ये भी आसान है ना, ये भी रसगुल्लों एकदम सिंपल है, भाई उसी का अपोजिट हो जाएगा और कुछ नहीं। जब तक आप किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक वो चीज बहुत ही ज्यादा आपको तकलीफ देगी, है ना। आप किसी भी चीज में, बच्चे बोलते हैं फिजिक्स बहुत टफ है, काहे का टफ है? एकदम आसान है रसगुल्लों, कभी दिल लगी तो करके देखो, है ना। कभी दिल से, कहते हैं ना कि जब किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने के लिए लग जाती है। तो पहले आप दिल से चाहो तो सही, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इंटरेस्ट लो, मजे में पढ़ाई करो ना कि प्रेशर में और दिमाग खराब करके। ठीक, आप ऐसे करते होंगे इसीलिए शायद आपको बोर लग रहा होगा। बाकी फिजिक्स हो या कोई अदर सब्जेक्ट, रसगुल्लों बहुत ही सिंपल होता है। और कोई वैसे भी कोई काम तब तक ही कठिन होता है जब तक कि आप उसकी शुरुआत नहीं करते हो, और जिस दिन शुरुआत कर लिए ना तो धीरे धीरे आसान होता चला जाएगा और अंत में आपको बहुत ही मजा आएगा। आप बोलोगे यार कुछ भी नहीं था, ये तो बड़ा आसान था, मैंने तो कर लिया। वही चीज है और कुछ नहीं। चलिए, फ्रॉनहोफर विवर्तन होता क्या है बच्चों? जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी असीमित अथवा अनंत हो। सिंपल सी बात है। जब क्या होता है कि कोई प्रकाश स्रोत है बच्चों, प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी क्या हो? असीमित या अनंत हो, तो इस स्थिति में जो विवर्तन होगा बच्चों उसे कहेंगे फ्रॉनहोफर विवर्तन। और फ्रॉनहोफर विवर्तन के लिए क्या आवश्यक शर्त है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे बच्चों तो इसको न जाने कितनी बार पूछा गया है, भले ही एक ही नंबर में पूछा गया है, इसको जब भी पूछा गया है ज्यादातर एक नंबर में पूछा गया है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन ये कहा गया है कि भाई विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए,
ठीक। या फिर कहेगा कि विवर्तन के लिए मतलब ये अवरोध अथवा छिद्र का आकार कैसा होना चाहिए या किस कोटि का होना चाहिए। तो कई तरीके से इसको घुमा फिरा कर पूछा है। तो विवर्तन के लिए जो आवश्यक शर्त है, यानी विवर्तन की घटना कब होगी बच्चों, वो देखते हैं। तो प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध अथवा छिद्र का जो आकार होना चाहिए बच्चों, वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। यानी जो अवरोध अथवा छिद्र होगा उसका आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि के होना, मतलब उसके कोटि का होना चाहिए, तभी जाकर के विवर्तन की घटना होगी, नहीं तो नहीं होगी। बस सिंपल सी बात है। तो चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये भी। बात करें तो 2022 और 23 में इसको पूछा गया है नहीं, इसलिए भाई संभावना प्रबल है कि अब की बार टपक सकता है, इसलिए बच्चों अच्छे से समझ लीजिए। और दोनों को भी अपन देख चुके हैं, अब तो हम आसानी से भाई दोनों में अंतर भी लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि हम व्यतिकरण को भी समझ चुके हैं और विवर्तन को भी समझ चुके हैं, है ना। तो इसलिए बच्चों अब दिक्कत होनी चाहिए नहीं। चलिए देखिए व्यतिकरण में क्या है। व्यतिकरण में दो कला संबद्ध स्रोत होते हैं। हमें पता है कि भाई व्यतिकरण, ऐसे आप अभी बताया ना कि व्यतिकरण में भाई जब इसमें दो या दो से अधिक तरंगे चलती हैं, अर्थात दो कला स्रोत होते हैं, मतलब दो कला संबद्ध स्रोत होते हैं, तब जाकर के किसकी घटना होती है, व्यतिकरण की होती है। बट विवर्तन के लिए ऐसा नहीं, इसमें एक ही प्रकाश स्रोत होता है और वही आगे चलकर भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग आकृति पैदा कर देता है। वो आपको हमने बताया भी, ठीक है। तो यही चीज होता है। तो देखिए व्यतिकरण में दो कला संबद्ध स्रोत होते हैं और विवर्तन में केवल एक ही कला संबद्ध स्रोत होता है, ठीक, एक ही कला संबद्ध स्रोत होता है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट है बच्चों की व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई, जो फ्रिंज की चौड़ाई एक समान होती है, मतलब होती है, हो भी सकती है ऐसा, लेकिन इसमें फ्रिंज की चौड़ाई कभी एक समान नहीं हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों की इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, लेकिन इसमें दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर क्या होती है, घटती है, ठीक है, इसमें दोनों ओर घटती है। जब आप डेरिवेशन किए होंगे तो आपको ये पता होगा। नेक्स्ट है कि दो तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना होती है, यानी जब दो तरंगे ओवरलैपिंग करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं बच्चों, यानी अध्यारोपित होती हैं, देन तब क्या होता है, व्यतिकरण होता है, ठीक। अब विवर्तन कब होता है। विवर्तन बच्चों प्रकाश तरंगों के किनारों पर, ठीक, जब ये किनारों पर मुड़ता है तो किनारों पर मुड़ने के कारण विवर्तन की घटना होती है। भी आपने देखा ना कि भाई जब क्या होता है, जो प्रकाश स्रोत किसी छिद्र से, प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती हैं, किसी छिद्र या किसी अवरोध से गुजरती हैं तो आंशिक रूप से किनारों पर मुड़ जाती हैं, तब होता है विवर्तन। लेकिन व्यतिकरण में क्या होता है, जब दो तरंगे एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, यानी एक दूसरे से मिलती हैं या फिर अध्यारोपित होती हैं, तब जाकर के वहां पर होता है बच्चों व्यतिकरण, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। वैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम बात करें बच्चों, एक दो डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, बाकी आपके शॉर्ट में बहुत ही जो मतलब पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे उनको तो देख ही लिया जो इंपॉर्टेंट में थे। चलिए अगला है कि प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं। अब की बार इसे जोड़ दिया गया है, हालांकि प्रीवियस ईयर में था लेकिन बीच में इसको हटा दिया, फिर से अब की बार ऐड कर दिया कि प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं। आएगा तो एक नंबर में आएगा। तो बच्चों वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकाश किरण में विद्युत सदिशों के कंपनों को निश्चित दिशा या तल में सीमित कर दिया जाए, ठीक, उसे कहते हैं प्रकाश का ध्रुवण। और इसमें एक और टॉपिक है पोलरॉइड, ठीक, पोलरॉइड जिसको बोलते हैं, ठीक। तो पोलरॉइड भी पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर बच्चों इसमें आपका एक आध नंबर का डेफिनेशन, क्योंकि पूरे लाइट में थोड़ा समझ लीजिए इस बात को कि पूरे लाइट में से आपके 13 नंबर पूछे जाने हैं
पूरी लाइट में से, ठीक, प्रकाश वाले चैप्टर में। और उसमें भी अगर हम बात करें तो आपका एक रे ऑप्टिक्स है और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स, जो अभी हम देख रहे हैं। वही रे ऑप्टिक्स में आपने खुद देख रखा है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं, ठीक है ना। उसमें लेंस द्वारा अपवर्तन है, गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन है, लेंस मेकर का जो उसके पहले बताया लेंस मेकर, उसके बाद प्रिज्म से रिलेटेड प्रकाश का परावर्तन भी जोड़ दिया है, अब की बार अपवर्तन भी है, और खगोलीय दूरदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी है, ठीक, दर्पण का सूत्र का डेरिवेशन भी है, और साथ ही साथ संयुक्त फोकस दूरी के लिए भी है। तो कुल मिला के आपके ज्यादातर जो टॉपिक हैं मतलब उसी में से पूछे जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को मिला करके आपका 13 नंबर पूछेगा, ना कि भाई इसमें से 13 पूछ लिया अब इसमें से अलग आएगा, नहीं बच्चों, ये 13 आपके इसी में से होता है, ठीक, दोनों मिला करके। इसलिए इधर का हम बात करें तो जो आपका वेव ऑप्टिक्स होता है उसमें यूं समझिए कि 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन ज्यादातर दिखाई पड़ता है, ठीक। इसलिए जो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हमने बता दिया, परेशान मत रहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करें बच्चों इसके अलावा, ठीक, इसके अलावा आपके कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे अब लॉन्ग वाले बचे हैं, ठीक, और लॉन्ग वाले को अपन यहां पर इन्वॉल्व नहीं किए हैं बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, और वैसे भी ऑलरेडी इन सबको देख रखा है। ये अब जो टॉपिक बता रहे हैं या तो 3 नंबर में पूछे जाते हैं या फिर आपके 5 नंबर, ठीक। हम टॉपिक बता रहे हैं, आप एक बार अच्छे से देख लेना, हालांकि बता देते हैं अभी वीडियो कहां से आपको मिलेगी। तो पहला टॉपिक है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिए, ठीक। दूसरा है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो परावर्तन अपवर्तन दोनों के दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है कि यंग के द्विक रेखा छिद्र की प्रयोग की सहायता से केंद्रीय फ्रिंज से यानी दीप्त व अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए व्यंजक, ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि एकल पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रारूप की व्याख्या, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर हम बात करें तो बच्चों आप जो 12th फिजिक्स निगमन करके हमने प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है ना, बहुत ही इजी तरीके से उसको अच्छे से समझाया है। और इस वाले टॉपिक को तो अब की साल हम नहीं बताए हैं, ठीक है, हालांकि इसके प्रीवियस ईयर में बताए हैं, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इसको भी हम एक आध दिन मतलब 1-2 दिन के अंदर ही इसको भी डाल देंगे, अगर आपके कमेंट आएंगे तो। नहीं तो आप बहुत सारी वीडियो हैं कहीं से भी देख लीजिए या क्वेश्चन बैंक में भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अब इससे ज्यादा आपको भटकना है नहीं बच्चों, ठीक है। बाकी इसकी जो बोल रहे हैं हम, ये इसमें से एक जरूर पूछता है, उसकी लिंक पूरी लिंक मतलब जो प्लेलिस्ट है बच्चों उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहां से आप जाकर के वॉच कर लीजिएगा, ठीक। तो ये रहे आपके वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसके बाद जो चैप्टर हैं बच्चों वो तो और भी लाजवाब हैं और उसमें भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना बेहद जरूरी है और हाँ एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।